Hi, so we begin our new chapter today, which will be alternating current, and that would be almost so called the last chapter of electricity, and that is we have been continuing in grade 12. Okay, so let's start with alternating current. Now, this chapter is very numerical oriented, और इसमें चीज़ें काफ़ी आसान हैं if your concepts are correct and इन शॉर्ट दे से कि इस चैप्टर में नंबर बढ़ते हैं. ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट को जानने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम नई चीज़ को पढ़ने से पहले पहले पुरानी चीज़ को एक बार समझ ले. अब तक आपने जो भी पढ़ा है, मतलब राइट फ्रॉम ग्रेड 10 से लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ भी आपने करंट के बारे में पढ़ा है, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑल द चैप्टर्स आउट हियर जहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, ओम्स लॉ वगैरह. इन सब में जो करंट हम पढ़ रहे थे वो करंट होता था डायरेक्ट करंट. ओके, डायरेक्ट करंट. इतने डेप्थ में हम करंट के फॉर्म पे नहीं गए थे. आज जरा समझते हैं डायरेक्ट करंट का फॉर्म क्या होता है. डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट. यूनी डायरेक्शनल, इसका मतलब जो कि एक डायरेक्शन पे ही चले. यहाँ पे थोड़ा सा वी अगेन गेट इनटू अ कंफ्यूजन. सर, इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ऐड बाय द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. तो इसमें करंट का मतलब क्या है? इसमें जो करंट का डायरेक्शन का मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द करंट. ओके, सो डेप्थ में देखते हैं. मान लीजिए ऐसा वी हैव गॉट अ टाइम एक्सिस, ये टाइम है, और हमने एक +3 एम्पियर का करंट छोड़ा है जो कि से फ्रॉम द टाइम 0 to t +3 एम्पियर में ही रहता है. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है. ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट. ये हुआ एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा करंट है जो कि है -2 एम्पियर, और ये -2 एम्पियर समय तक -2 एम्पियर में ही बह रहा है. इन दिस केस ऑल्सो आई विल कॉल इट डायरेक्ट करंट. यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई कि डायरेक्शन अगर डायरेक्ट करंट कैसा है. डायरेक्ट करंट वो है जिसकी पोलैरिटी पोलैरिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. ड्यूरिंग टाइम इंटरवल. ओके, अगर हम दोनों एग्जांपल में देखें, वी हैव +3 एम्पियर. +3 एम्पियर 0 से लेके t टाइम तक +3 एम्पियर में ही रहा. हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा डेफिनेशन. माइनस व्हाट वी आर नाउ इंटरेस्टेड इज ओनली ऑन द पोलैरिटी. हमारी पोलैरिटी सेम रही. ठीक है, सो डायरेक्ट करंट इज अ करंट हुज पोलैरिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द सेम इंटरवल. नाउ लेट्स गिव सम मोर एग्जांपल्स आल्सो. सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा करंट है जो कि ऐसे बह रहा है. ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल अबाउट दिस? इस करंट को भी हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे, यानी कि डीसी. डायरेक्ट करंट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीसी. ठीक है, ये भी डीसी है. क्यों? क्योंकि ये करंट की पोलैरिटी हमेशा प्लस रही है थ्रू आउट द टाइम इंटरवल. पोलैरिटी हैज नॉट चेंज. लेकिन एक नई चेंज देखिए, यहाँ पे हमने कांस्टेंट करंट को देखा था. वी सॉ कांस्टेंट करंट आउट हियर. दिस इज अ टाइम वेरिंग करंट. सो अ डायरेक्ट करंट कैन आल्सो बी वेरिंग in magnitude during a time interval. ये भी हो सकता है time interval, right? A direct current may be also varying in magnitude during time interval. However, one thing that has to be maintained is that the polarity remains same during the time interval. The polarity should remain the same. Say for example, I have another current which is going in this manner. ऐसे जा रहा है. This is always maintaining a negative polarity. ये भी direct current है. ठीक है, Can we now summarize? Summarize करने के लिए ऐसे कहेंगे, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसकी पोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. Can this current be constant in magnitude? Yes, no problem. Can this current vary in magnitude? Yes, no problem. What is the mandatory criteria? The mandatory criteria is
the polarity of the current should remain the same, right? So if a current is there which crisscrosses over the zero line, say sometimes it is on positive and sometimes it is coming negative, we cannot classify that current under direct current. Okay? So direct current means, number one, magnitude may vary, okay, may vary. However, polarity is always unique and same. Okay, so if you started with a positive current, till the time interval, as the time interval goes, your current should always be positive. The values may go up and go down, we don't mind. The value may remain constant, still is direct current. Sometimes children do ask, sir, how do we have an, minus current only? So if you have your desktop computers, right, the desktop computers that we have a device out there called SMPS. SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई. तो एक SMPS में हमें तरह तरह के वोल्टेजेस मिलते हैं. We get a +3 volt for all USB connections. We get +5.1 volt. You've got a +12 volt, and you also have -12 volt. ये सारे जो करंट हमें मिलते हैं यहाँ से, all are direct current. And the SMPS feeds to the different operations in the computer. कोई एक apparatus 3 volt use कर रहा है, कोई 5 volt use कर रहा है. Like all the USB connections will be using 5.1. Somebody is using a -12 also. So this is a clear-cut example of direct current, right? So I hope you have understood what is direct current. वो current जिसकी polarity हमेशा constant रहती है, and the magnitude may vary as well as the magnitude may remain constant, but the current cannot change from +3 ampere to -2 ampere. वो नहीं हो सकता है, ठीक है? Now, was this part necessary for our chapter? Well, this is not our chapter syllabus, but in order to understand alternating current, आपको direct current समझना जरूरी है, ठीक है? So, how do you represent a direct current? A direct current is usually shown like this. Okay, this is the symbol for a direct current. मतलब it's going in a steady phase. अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट के सोर्सेस के बारे में कि इनके सोर्स क्या हैं. So one of the most common is जो बाजार से आप सेल खरीदते हैं, they all give you, or if you have combination of cells, then we call them battery. ये सब आपको डायरेक्ट करंट देगा. जैसे बाजार से हमने कोई ड्यूरासेल या कोई एवररेडी का सेल खरीद दिया, 1.5 वोल्ट आ रहा है उसमें से, वो हमें डायरेक्ट करंट देगी. वो करंट कभी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है? ये डायरेक्ट करंट माना जाता है. डीसी जनरेटर्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट करंट. यहाँ डीसी जनरेटर भी हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है? So this concludes our discussion about direct current. Right, now we move to our chapter about alternating current. सबसे पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन में काफी गलती होती है. बच्चे इसको क्या बोलते हैं? एसी करंट पढ़ लिया क्या? एसी करंट पढ़ लिया. एसी में करंट शब्द ऑलरेडी घुसा हुआ है. So either you call it alternating current or you just call it AC. ठीक है? So let's look at alternating current. Alternating current में it will be just opposite of that. Out here the first thing is polarity keeps changing. ठीक है? Polarity keeps changing, and in order to change, polarity keeps changing, and for that we can have a constant magnitude also. Usually these will be rare things. You will be studying more about varying magnitude. Varying magnitude. दोनों को देखते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं. Okay, let's see how this current will look like. Polarity keeps changing का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए I have got a current. Let's first see the constant magnitude one. Let's say I have got time intervals in second, 1 second, 2 second, ये 3 second है, ये 4 second है. Okay, मेरा current ऐसा है और यहाँ पे मान लीजिए 1 ampere है. 1 ampere. Okay, 1 ampere. 1 minute, children. Let's get. Okay, so let's say we have a 1 ampere, positive 1 ampere. The first second we have a signal which is positive 1 ampere, and immediately at the second we have a signal which is say negative 1 ampere. Third second में फिर हमारा signal है positive 1 ampere. Fourth second we again have a signal which is negative 1 ampere. Now if you look out here, the magnitude is constant. It's a 1 ampere current. However, it is pulsating as this
During this second, this is a plus current. During this interval, this is a negative current. Again, out here it's a positive current. Again, out here it's a negative current. Okay, so polarity keeps changing, and I'll write it with respect to the time interval. जो हमारी टाइम इंटरवल है उसके साथ इसकी पोलैरिटी चेंज होते रहती है. ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, ये the ones that you will be studying more are the ones who will vary in magnitude also. Let's say we have a current which is flowing like this. Now see, magnitude is also varying, polarity is also varying. Now this is also an alternating current. Have you understood? This is also an alternating current. So can we summarize what is an alternating current? So in alternating current we will have magnitude, okay, as well as polarity. Polarity varies with respect to time. ठीक है, समय के साथ साथ. And the symbol for an alternating current का बेटा जो symbol होता है, we again alternating current, so इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये pulsate कर रहा है. Let's say for example, अगर आप अपने घर के appliances को देखें, they will be written in their manual, they will be written input 240 volt AC. इसका मतलब है alternating current पे आपका ये device चलता है, right? And let's talk about the source. Let's talk about the source. ये alternating current हमें मिलेगा कहाँ से? The source is AC generator. इसमें सेल या बैटरी मत लिख के आ जाना, मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे. AC जनरेटर, इसका और एक नाम होता है डायनामो, या फिर और एक नाम होता है ऑल्टरनेटर. ओके, ऑल्टरनेटर. लोग कहते हैं ना गाड़ी पे ऑल्टरनेटर खराब हो गया, तो ऑल्टरनेटर इज AC जनरेटर. सो AC जनरेटर क्या करेगी? AC जनरेटर AC प्रोड्यूस करेगी, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जो कि वैरी करती है बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाले हम पढ़ते नहीं है, हम जो पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में दैट विल बी ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड, और इस वेरिंग मैग्नीट्यूड में भी एक पैटर्न की मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को ही हम पढ़ेंगे. So is this first part clear? What we understood in the first part is what is alternating current. In order to understand that, we took one step back. We understood what is a direct current, what are the sources of direct current. Then we also understood what is alternating current, what is the source of alternating current, and what is the symbol. ठीक है, फाइन. ये हो गया. देन मिटाता हूँ इसको. राइट, आगे बढ़ते हैं अभी. लेट्स गो वन स्टेप अहेड. चलिए अब बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड वी गोना टॉक अबाउट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज वी गोना टॉक अबाउट what is known as the AC generator. Now AC generator is there in the syllabus. I always feel that you should have been taught AC generator first and then about alternating current, but here we'll just presume we have to, anyway we have to study AC generator, but just presume, okay, the source is a AC generator. AC generator, okay, so AC generator is going to generate what? Is going to generate an alternating EMF, right? Electromotive force, right? आपको एक alternating EMF देगा. Now this is a current generation source, so it will give you an alternating EMF. EMF और current के बारे में you know the difference, okay? EMF means between two terminals there will always be a potential difference. If you connect a circuit or connect any conductor, current starts flowing through it. तो ये alternating EMF हमें क्या देगा? एक alternating current. Alternating current. Okay. What I try to say is like this. देखो बेटा, आप पहले भी पढ़ के आ रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स VA एंड VB जिनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए these are the 2 points where there is a potential difference. If you connect any wire through it, then current flows from
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आपको यहाँ पे करंट आना शुरू हो जाएगा, करंट विल बी फ्लोइंग. So similarly in this case what the AC generator is doing, it is trying to maintain a EMF which is an alternating EMF, मतलब कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, and if we connect any circuit through the two terminals, that circuit will be getting a feed of what, an alternating current. Alternating EMF alternating current पैदा करेगा, right? Now ये जो AC generator है, now if you look at an alternating current signal as I showed you, कैसे signals हम देखे थे, ऐसे up and down हो सकता है, पर हम जो इस चीज को पढ़ेंगे काफी आसान चीज को इसमें पढ़ने वाले हैं. हमारे यहाँ पे एक बहुत ही यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिग्नल आपको मिलने वाला है. सो द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट यू गेट इज जनरली गिवन बाय एन एक्सप्रेशन V0 sin ओमेगा टी. अभी घबराना नहीं है, सब कुछ बताएंगे इसमें. V0 sin ओमेगा टी, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा I0 sin ओमेगा टी. ठीक है, हम I0 sin ओमेगा टी को लेके थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज I0 sin ओमेगा टी? ठीक है, राइट. हम कहते हैं कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग मतलब ये कैसा कर रहा है, ये इसकी पोलैरिटी वेरी कर रही है. किससे वेरी कर रही है? ड्यूरिंग टाइम. मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है which is dependent on time. टाइम फंक्शन से पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं that the current I at any time t is given by I0 sin omega t. मैथमेटिक्स की भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं I is the current, t is a function of time. ठीक है ना, टाइम. जैसे जैसे टाइम चेंज होते रहता है I की वैल्यू भी चेंज होती जाती है. सो I at t is given by I0 sin omega t. ठीक है, तो ये कैसा हो गया बेटा? ये हो गया हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन. Periodic function. Now what is a periodic function? A periodic function is a function which repeats its values after a time interval. ठीक है, जैसे हर एक टाइम t के बाद ये फंक्शन रिपीट करेगा. पीरियोडिक फंक्शन, एंड दैट टू स्पेसिफिकली कैसा है? साइन्यूसॉइडल. साइन्यूसॉइडल. ठीक है, ये पूरे चीज को मिला के अगर हम देखें तो हम बोलेंगे साइन फंक्शन इटसेल्फ इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और ये हमारा करंट जो है इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन व्हिच इज साइनसॉइडल. इस चीज को और आगे समझने के लिए फर्स्ट व्हाट वी विल डू, विल सी, लेट्स सी अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ साइनसॉइडल फंक्शन. ठीक है, एक साइन फंक्शन को देखते हैं. साइन फंक्शन होता क्या है हमारा? ठीक है, लेट्स से ठीक है, जस्ट सी साइन फंक्शन. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? एनी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 एंड +1. ठीक है, आओ पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, फिर हमें हमारा सिग्नल देखने में कोई इश्यू नहीं होगा. सो अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं साइन फंक्शन आपको बता रहा हूं कि साइन फंक्शन होता क्या है. लेट मी फॉर एग्जांपल टेक ए फंक्शन y इक्वल टू साइन x. ठीक है ना, y इक्वल टू साइन x. y इक्वल टू साइन x फंक्शन कैसा होता है? जैसे मान लो ये 0 है, फिर हमारी 90 डिग्री आती है जिसे हम π/2 कहते हैं, राइट. उसके बाद 180 डिग्री यानी कि पाई, 270 डिग्री 3π/2, और उसके बाद 360 डिग्री जो कि होती है 4π/2, दैट इज इक्वल टू 2π. ठीक है, ये हमारा एक साइकिल है. एक साइकिल मतलब ऐसे घूम रहा है. हाउ इज इट मूविंग? ऐसे घूम रहा है. यहाँ से यहाँ गया, पाई मूव किया, फिर यहाँ से सॉरी π/2 मूव किया, यहाँ से यहाँ पाई मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ 3π/2 मूव किया, और यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर 2π. ओके, मतलब आप 360 डिग्रीज घूम गए हैं. सो हाउ डज द साइन फंक्शन लुक? हमारा साइन फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि ऐसा होता है. साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1. दिस इज साइन फंक्शन. नाउ लुक एट द फंक्शन दैट वी हैव फॉर आवर करंट. हमारी करंट की फंक्शन है I at t is equal to I0 sin omega t. That means this is also a periodic sinusoidal function. So we were now going to discuss कि ये फंक्शन का वेव फॉर्म हमें कैसा दिखेगा. वेव फॉर्म, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हमें साइन फंक्शन का वेव फॉर्म हमने ड्रॉ किया है. ऑन दैट सेम बेसिस वी गोना ड्रॉ व्हाट इज द वेव फॉर्म ऑफ द करंट फंक्शन. ऑल्टरनेटिंग करंट का
वेव फॉर्म कैसा है इन टर्म्स ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन। ठीक है बच्चों, राइट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट साइन ओमेगा टी, ओके, पहले ऐसे देखते हैं साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इस फंक्शन का मैक्स और मिन वैल्यू कितना होगा, वही होगा +1 से लेके -1। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक आई नॉट से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आई नॉट कुछ 5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5 से लेके, सी साइन ओमेगा टी इज +1 to -1, वेरी गुड। नाउ आई हैव गॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1, एंड लेट्स अज्यूम कि इसकी वैल्यू है 5, द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज 5, तो मैक्सिमम वैल्यू अपना कितना चढ़ जाएगा, +5 चढ़ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू है -1, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, ये +5 और -5 हटा देते हैं। सो वी विल से दैट आई नॉट, based on the value of I naught, you can get a maximum of plus I naught and a minimum of minus I naught. तो I naught को क्या बोलेंगे, I naught को हम बोलेंगे कि ये है हमारा peak value, ये है peak value during the positive cycle, okay, and this is peak value during the negative cycle। ठीक है, आओ इस चीज को यहाँ देखते हैं। साइन फंक्शन का पीक वैल्यू होता है +1 -1, ये भी इतना तक तो साइन फंक्शन है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आई नॉट। सो अब हमारा पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हमारा पीक वैल्यू हो जाएगा प्लस आई नॉट टू माइनस आई नॉट। सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अनदर डायग्राम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज दिस डायग्राम इटसेल्फ, ओके। थिंक दैट this is no more the waveform of sin x, but this is the waveform of I at a time t is given by I naught sin omega t। ठीक है, I naught sin omega t। So this will be my plus I naught and this will be my negative I naught। ठीक है, इतना समझ में आया। पहला टर्म आपने सीखा पीक वैल्यू, ठीक है। वैसे this is nothing new that you are learning in grade 11 when you learned about simple harmonic motion, you had studied about y equal to y naught sin omega t। ठीक है बेटा, ये जो हार्मोनिक मोशन, दिस पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं, इन्हें हम हर जगह पढ़ेंगे। वाइब्रेशंस में पढ़ोगे आप इसे, आप वेव फॉर्म में पढ़ेंगे इसे, आप ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, एनीथिंग दैट ऑब्जर्व्स अ पीरियोडिक फंक्शन। एंड सिंस दिस इज साइनसॉइडल, दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट एक्सप्रेशन यू यूज्ड टू हैव फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां हम इसको क्या बोलते थे बेटा, वी यूज्ड टू कॉल इट अबाउट, वी यूज्ड टू कॉल इट एम्पलीट्यूड। हम इसे एम्पलीट्यूड करते थे, द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्स वैल्यू, राइट। जैसे एक स्प्रिंग अप एंड डाउन हो रहा है, तो अप एंड डाउन होते वक्त मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले रहा है। सो सिमिलरली करंट के केस में भी इसे हम पीक वैल्यू कह सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। थोड़ा और देखते हैं। नाउ इफ आई लुक एट द एक्सप्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने इस आई नॉट के बारे में जान लिया, दिस इज पीक वैल्यू। ठीक है, और हमारा करंट बड़ा सुंदर आ रहा है, ऐसे ऐसे याद आता है ना, नया ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर। मतलब आपको जो इन्वर्टर क्या करती है, इन्वर्टर बैटरी के सिग्नल को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। बैटरी डायरेक्ट करंट दे रहा है और डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, और ताकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट एकदम ब्यूटीफुल रहे उसकी वेव फॉर्म, इसलिए वो लोग कहते हैं नया ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर। मतलब बिल्कुल साइन वेव में आपको इन्वर्ट करके दे रहा है। सी चिल्ड्रन, ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो हमें डिस्कॉम्स से मिलती है, डिस्कॉम्स मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो स्टेट डिस्कॉम्स होती हैं, हर राज्य के अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दैट्स अ वेरी क्लीन सिग्नल, और उस सिग्नल में आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है। हाउएवर इफ यू यूज एन ऑक्सिलरी सोर्स, जैसे पावर चली गई, आपने जनरेटर चला दिया, इन्वर्टर चला दिया, वहां भी आपको आपकी लाइट और फैन चल रही है, बट अगर आप उसे ऑक्सिलोस्कोप में लगाएंगे तो अभी आपको पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। The best of the alternating current that we need for our household should maintain a sine wave। आपको कभी कभी मिलेगा, जैसे आपको YouTube वगैरह में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां लोग घर में बैठ के इन्वर्टर्स बना रहे हैं। नाउ दैट्स वेरी नाइस, DIY है, उसमें आप बल्ब जलाते हो, तो बल्ब को उतनी डिमांड नहीं रहती है कि व्हाट इज द क्वालिटी और द फिल्टर क्वालिटी ऑफ द सिग्नल। वहां आपको ऐसा साइन वेव नहीं मिल रहा है, आपको स्क्वायर वेव भी मिल सकता है। स्क्वायर वेव मीन्स लाइक अ स्टेयरकेस, आपकी बल्ब जल जाती है तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ हमने इन्वर्टर बना लिया। बट इफ यू यूज दैट टाइप ऑफ इन्वर्टर फॉर अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस लाइक से
LCD or an LED TV, a microwave and all, then your microwave and all are prone for damage because you are not getting an input AC signal. शादी वगैरह में हम जब जाते हैं तो आप देखोगे मेले में बाहर मैदान में बड़ा सा जनरेटर चल रहा है गट 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 करके, तो उस जनरेटर का जो आउटपुट आ रहा है ना वो एग्जैक्टली I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी नहीं आता है हमें। ये आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे सकती है, इसको देने में खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है। एंड देयरफॉर द गुड इन्वर्टर्स जो हम खरीदते हैं घर के लिए वो महंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी आउटपुट की क्वालिटी, लाइक ल्यूमिनस क्लेम्स ना साइन वेव इन्वर्टर, मतलब आपको जो वेव आएगा बिल्कुल साइन वेव आएगा ऐसा। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस डिस्कशन को लेके। हमने पीक वैल्यू को जान लिया। ये ओमेगा जो होता है बेटा, ये आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रिलेशन होती है 2 पाई f, जहां f होती है हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी, राइट। दिस इज आवर लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और f कितनी होती है? f हमेशा होती है 1/t, where t is known as टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सब बताएंगे अभी। तो ओमेगा हमारा क्या हो गया? ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी। ये एक्सप्रेशंस लिख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं इस चीज को। ओके, आइए। जब आपने एक साइकिल कंप्लीट किया, यहां से यहां तक आपने क्या कंप्लीट किया बेटा? इसको हम कहते हैं वन साइकिल। दिस इज नोन एज वन साइकिल, राइट। इसे हम एक साइकिल कहते हैं, राइट। ये हो गया हमारा एक साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? ओके, सो दैट इज नोन एज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे हम पेंडुलम्स में पढ़ते थे ना, पेंडुलम में टाइम पीरियड कैसे मेजर करते थे? 1 2 एंड 1 फ्रो। हमने यहाँ से यहाँ लिया पेंडुलम, यहाँ से छोड़ दिया, 1 2 1 फ्रो, 1 2 1 फ्रो। 1 2 1 फ्रो करने के लिए कितना टाइम चाहिए? द टाइम टेकन। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने इसको पाई में दिखाया, सपोज यहाँ पे टाइम हो गया था हमारा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस एग्जांपल में? इस एग्जांपल में इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी बिल्कुल यहाँ पे, मान लीजिए द टाइम हियर इज एग्जैक्टली 1 सेकेंड। ऐसे ही आर्बिट्री आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। बात आती है अभी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज, कोई चीज कितनी बार घट रहा है। फ्रीक्वेंसी किसके बारे में होता है? आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हो, जो भी डेटा रिपीट करता है, जो चीज रिपीट करता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही सीरियल कितने बार आने वाला है? दिन में 2 बार आने वाला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 शोज पर डे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स आ रही है। इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे एक सेकंड में एक साइकिल आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे 1 CPS। CPS का मतलब हो गया साइकिल्स पर सेकंड, और इस चीज को हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज से। हर्ट्ज, HERTZ, HERTZ। So a frequency of 1 hertz, a signal is said to have a frequency of 1 hertz if it completes 1 cycle every second. हर एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, और एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव, यानी कि 2 बार साइन चेंज होता है। ये चीज बड़ा समझ के रखिए, ठीक है। 1 साइकिल, 1 से, और ये सारा चीज हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जो कि हमारी सिलेबस में है, जिस वेव फॉर्म को हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे घरों में करंट आता है, ये साइन्यूसॉइडल वेव फ्रंट है। ये 1 साइकिल में 2 टाइम्स द पोलैरिटी चेंजेस, पोलैरिटी चेंजेस, ठीक है, एक साइकिल में। इस एग्जांपल में हमने टाइम पीरियड को 1 सेकेंड लिया है। वैसे कभी भी हो, एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज करती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें, आपके घर में जो पावर आ रहा है ना, जो आप ऐसे एक प्लग पॉइंट देखते हो, इस प्लग पॉइंट में आपको आ रहा है
240 वोल्ट एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आ रहा है। तो ये सिग्नल कैसे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसा, हालांकि हम करंट को पढ़ रहे हैं, एक ही बात है, सेम एक्सप्रेशन। और इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज और ज्यादातर कंट्रीज में इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। यहां हमने 1 हर्ट्ज का सिग्नल दिखाया था आपको, ठीक है, ये आपको हमने क्या दिखाया, 1 हर्ट्ज। हमारे घर पे जो सिग्नल आ रही है बेटा वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, इसका मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे यहाँ 1 सेकंड में 1 साइकिल आ रहा है ना, वहां 1 सेकंड में 50 साइकिल आ रहे हैं, ठक 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 ठक, वेरी फास्ट, यू कैन नॉट इवन थिंक। 1 सेकंड में 50 साइकिल। और यही अगर आप यूएस में जाओगे, आई नीड टू रब द बोर्ड नाउ, यूएस में यही होती है 60 हर्ट्ज, और उनकी वोल्टेज हमसे कम रहती है, उनकी वोल्टेज रहती है 110 वोल्ट एसी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं यूएस के सामान को लाके इंडिया में कनेक्ट मत करो विदाउट द प्रॉपर अडेप्टर, चलेगा नहीं, फट भी जाएगा, बिकॉज द यूएस एपरेटसेस रन ऑन 110 एंड वी रन ऑन 240। अब आप बोलेंगे सर हम तो लैपटॉप खरीद के लाए थे यूएस से, उसको चला रहे हैं। लैपटॉप का इनपुट रेंज काफी बड़ा रहता है, आप 110 भी लगा सकते हो, आप 240 भी लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रिंग सम टेबल लैम्प फ्रॉम यूएस, और यूएस का कोई बल्ब इंडिया में लाके लगा दोगे, फट जाएगा। इंडिया का बल्ब लेके यूएस में लगाओगे तो कमजोर जलेगा, क्योंकि इंडिया के बल्ब को चाहिए 240 वोल्ट, यूएस में आप उसको दे रहे हो 110 वोल्ट। सो यूएस रन्स ऑन 110 60 हर्ट्ज, और बाकी सारे कंट्रीज हम रन करते हैं 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, यानी कि 50 साइकिल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितने बार सिग्नल चेंज हो रहा है, 100 टाइम्स पोलैरिटी इज चेंजिंग। एक साइकिल पे 2 बार चेंज होता है, 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंजेस, ठीक है। I'll now rub the board, बस 2 बात और कह लेता हूँ। तो यहाँ पे another question that comes up, बहुत लोग ये पूछते हैं, सर if you think that I have got a bulb and I have connected to an AC source, and you say that the AC source is fluctuating positive and negative, in what speed? In a speed of 50 cycles per second, should the bulb not glow and unglow, glow and unglow? So the answer to that is, beta, it is happening in such a fast rate, कि बल्ब उसको रेस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आपको कंटिन्यूअस ग्लो दिख रहा है। ओके, अनदर वे टू अंडरस्टैंड, जैसे लेट्स गो टू अ मूवी थिएटर एंड लेट्स सी द प्रोजेक्शन सिस्टम दैट गोज ऑन। कौन से प्रोजेक्शन सिस्टम? आजकल वाले नहीं, हमारे जमाने वाले, जिसमें फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाता था, इन प्रोजेक्टर रूम में ऐसे फिल्म चलाया जाता है। तो हाउ डू दे मेक दैट थिंग अपीयर कंटिन्यूअस टू यू? उस फिल्म की स्पीड रहती है 16 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर, बिकॉज आफ्टर यू मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रेड 10 परसिस्टेंस ऑफ विजन। इंसान की आंख जो है ना बेटा, एनीथिंग दैट हैपेंस मोर देन 16 फ्रेम्स पर सेकंड, यू विल एक्चुअली कीप द प्रीवियस इमेज इन योर माइंड। सो आपके पास जो फिल्म में फोटोज है, दोस फोटोज आर लाइक दिस, दैट एक आदमी फोन उठा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इतने शॉट्स है। इस शॉट, इसके रील को जो है इतनी स्पीड से घुमा रहा है कि आपको ऐसा कंटिन्यूअस आ रहा है कि वो ऐसे फोन उठा रहा है, राइट। इफ यू वॉच द मूवी तारे जमीन पर, उसमें बच्चा जो है एक फ्लिप बुक बनाता है, उस बुक को आप जब टर करके रोल करते हो तो आपको पूरी कहानी कंटिन्यूअस जैसी दिखती है। तो 16 फ्रेम पर सेकंड में आपकी आंखें को हम धोखा दे सकते हैं, आपको हम स्टैटिक चीज कंटिन्यूअस दिखा देते हैं। ये तो आ रहा है आपका 50 फ्रेम्स पर, 50 साइकिल्स पर सेकंड, मच फास्टर देन दैट। एज ए रिजल्ट आपको कंटिन्यूअस दिखता है, द बल्ब इज ग्लोइंग कंटिन्यूअसली टू यू, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सो फार। हमने अब नाउ विल गो एंड रब द बोर्ड वंस, बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से। इस डिवाइस को हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये डिवाइस जो हमें आउटपुट देती है, द आउटपुट दैट वी गिव इज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ which follows a waveform of V naught sin omega t, and the alternating current coming out of that EMF is I naught sin omega t. When I look at this, I first forget physics and I try to take it in mathematics when I say that the function of the current is a time dependent function, trigonometric function dependent on time. So I at t, I say, is equal to I naught sin omega t. That means this is a function of time and it's a sinusoidal function.
Then we had a look of how does a sine function behave. A sine function behaves always in this manner with a maximum value of +1 and a minimum value of -1. Now that's what I have written. Sine function will always be +1, -1. But you have got a scalar multiple in front of it, which is I naught. So if when this takes a value of +1, the maximum value that you will get is plus I naught, and when it takes a value of -1, the minimum value you will get is negative I naught. ठीक है, ये हो गया उसकी peak values. Now these are the peak values in positive and negative cycle. Such sort of an expression is nothing new to us. If we go back and see our 11th SHM, simple harmonic motion, there also we saw a sinusoidal, because the simple harmonic motion also has the same waveform. So there we saw y is equal to y naught sine omega t, and we used to say this y naught, the coefficient, the leading coefficient is actually representing the amplitude. और इसी केस में भी ये amplitude को ही तो represent कर रहा है, maximum value. The maximum value ये आपका सेंट्रल पोजीशन है, द पीक ऑन आइदर साइड, सबसे ज्यादा कितना जा रहा है, सबसे कम कितना जा रहा है. फिर एक्सप्रेशन में आई नॉट को जानने के बाद हमने ओमेगा को जानने की कोशिश की. ओमेगा इज नोन एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज गिवन बाय 2 पाई, and 2 pi f is linear frequency, f is given by 1 upon t. Then we tried to see what is the cycle, one complete, one crest and one trough एक cycle होता है. एक साइकिल को करने में कितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. ओके, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इट इज नोन एज 1 cps which is 1 hertz साइकिल्स पर सेकंड. एंड एक साइकिल पे 2 बार पोलैरिटी चेंज होता है. इंडिया में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आता है, इसका मतलब 100 बार पोलैरिटी चेंज हो रहा है. और यूएस में होता है 60 हर्ट्ज, यानी कि 120 टाइम्स द पोलैरिटी इज चेंजिंग, और उनकी वोल्टेज होती है 110 वोल्ट. काफी बच्चे ये भी बोलते हैं सर यू डिडंट स्पीक अबाउट दिस टी. दिस टी इज टाइम, एनी इंस्टेंट. दिस इज नॉट टाइम पीरियड. हाँ, ये टाइम पीरियड नहीं है. टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, ये है एट एनी इंस्टेंट. मतलब 5 सेकंड में what was the value of the current at the 5th second, I at 5 will be equal to I naught sin omega into 5. ठीक है, फाइन, बहुत कुछ हो गया on alternating current. Let's take one last topic for this subject and then we can again have a closure. ठीक है, आइए. Okay, now since we have understood about what is alternating current waveform, I equal to I naught sin omega t, वोल्टेज का waveform होता है V equal to V naught sin omega t. हमने कुछ पैरामीटर्स को भी पढ़ा कि टाइम पीरियड क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे. नाउ उसको पढ़ने से पहले समझते हैं कि आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारे घरों पे जो प्लग पॉइंट है उसमें आपको आ रहा है 240 वोल्ट्स AC. ओके, 240 वोल्ट AC. अब सवाल आता है कि आप सर अभी तक कह रहे थे कि वोल्टेज जो है ऐसा एक इक्वेशन फॉलो कर रहा है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. सो लेट मी फर्स्ट मेक द वोल्टेज कर्व, अदरवाइज इट विल not be easy for us to understand. So let's make the curve first and then take our question. Okay, so bear with me, and by that time you can also draw your sine waveform. Right, so we have 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi, one cycle. Okay, and let's make the waveform. Sinusoidal waveform, so sine waveform is always that is the problem when you teach on a board, you can't do an undo like you do it on the computer. Okay, let's do it. Okay, this is our waveform and this value will be negative I naught and this is positive I naught. Okay, now what is this representing? This is representing our current function. I at a time t is equal to
I naught sine omega t. Yeah, I naught sine omega t. Right, fine. And if alternatively, you can also think that if it was a voltage function, then this would have been negative V naught and this would have been positive V naught. And in that case, this would have represented V at a time t is equal to V naught sine omega t. Let's understand this first, okay? Now the question goes back. Sir, you just said that you have an alternating current out here, okay, or an alternating EMF. How do you then give one particular value of 240 volts to it? समझने वाली बात है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है. आपको कैसे पता कि 240 वोल्ट ही था? मैंने कहा जिस वक्त मैंने मेजर किया था उस वक्त 240 वोल्ट्स आया. देन यू से फिर तो आपका मीटर ऐसे 240 के ऊपर नीचे, इफ यू टेक अ वेरी डिजिटल मीटर एंड ऑन प्रिसिशन मीटर, वो आगे पीछे कैलकुलेट करना चाहिए. आपको एक वैल्यू कैसे मिला? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 वी से दैट मान लो हमने एक एसी को कनेक्ट किया, एयर कंडीशनर कनेक्ट किया है और हमारी एसी अभी चल रही है समथिंग एट 9 एम्पियर. अगेन क्वेश्चन कम्स, सर आपकी एसी 9 एम्पियर ही इफेक्ट कैसे ले रहा है? आप तो कह रहे हो कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये फिगर भी वेरी करना चाहिए. सो दिस मेक्स अस कंक्लूड कि जो एक्चुअल में करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, जो मेजरिंग डिवाइस हम लगा रहे हैं वो एक्चुअल चीज को मेजर नहीं कर रहा है, वो हमें समथिंग कांस्टेंट करके दिखा रहा है. यू नो, सम कांस्टेंट तो नहीं कहूंगा, वो हमें एक ऐसा वैल्यू दिखा रहा है which must be taken as the representative value. बात को समझिए. हमारी मेजरिंग डिवाइस, अच्छा इसको हम किससे मेजर करेंगे? इसको हम मेजर करेंगे एक एसी, इसको हम मेजर करेंगे एसी वोल्ट मीटर से. ओके, वी गोना मेजर दिस विद द एसी वोल्ट मीटर. ओके, एंड इसको किससे मेजर करेंगे? एसी एमीटर से मेजर करेंगे. यू कैन नॉट कनेक्ट अ डीसी एमीटर, दैट विल डिस्कस लेटर. एसी एमीटर अलग होता है बेटा, उसमें सिटी कॉइल्स होता है. तो एसी एमीटर, आपका एसी एमीटर एक ही वैल्यू देता है. एसी वोल्ट मीटर, इफ यू टेक अ मल्टीमीटर एसी में सेट करके मेजर करोगे, घर पे 240 220 240 दिखाएगा. इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दिखा रहा है ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. हमें एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो कि इस वैल्यू को मोटा मोटी रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स ट्राई एंड टेक एन एग्जांपल. Let's say you have got a departmental store in your apartment complex which is selling lot of vegetables, okay? And let's say we have got one commodity called potatoes. Now potato price is fluctuating every day, and if somebody asks you आजकल आलू का क्या दाम चल रहा है, what is the price of potatoes, you say 35 rupees. Then nobody asks you 35 rupees किस टाइम किस दिन पे था. तो 35 rupees actually a representative quantity of the varying potato price. पोटैटो की दाम जो आगे पीछे बढ़ रही है उसका एक representative price is that, what do you call that, 35 rupees. ये भी representative values है और इन representative values का कुछ तो नाम है, ठीक है? That is what we will study in our syllabus. ये जो आप पढ़ रहे हो इसे हम कहते हैं RMS value. RMS वैल्यू, RMS का मतलब होता है रूट मीन और स्क्वायर. अब इसमें दिमाग ब्रश नहीं करेंगे, ऐसे ही समझ के रखो, जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे. RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर. और एक और वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू, दिस इज वेरी मच लाइक मोशन में जैसे पढ़ते थे. वी वेंट फ्रॉम हियर, फ्रॉम अ सिटी ए टू अ सिटी बी, 700 किलोमीटर गाड़ी चला के गए, इतना टाइम लगा, तो एवरेज वैल्यू कितना था? एवरेज वैल्यू इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. वो हमें बताता है कि हमने एवरेज कितना स्पीड मेंटेन किया. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं क्या हर वक्त आप क्या कहीं रुके नहीं थे, आप वॉशरूम नहीं गए थे, आपने मैकडॉनल्ड्स में खाना बर्गर नहीं खाया रोड में, आपने रिफ्यूलिंग नहीं किया? बिल्कुल किया. उस वक्त तो स्पीड जीरो हो गया था. तो वैसे ही यहाँ पे है, करंट कभी कभी जीरो भी हो रहा है, कभी कभी करंट नेगेटिव पीक में जा रहा है, पॉजिटिव पीक में जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है. तो इन सबको इतने वैल्यूज देखने की जगह हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. ये दो तरह के वैल्यूज हैं, ठीक है? हम इनको इन ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट और इसको फिर सेकंड में इसे पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करेंगे एवरेज वैल्यू की, ठीक है? और अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू किस चीज की? एवरेज वैल्यू ऑफ इस सिग्नल की या फिर इस सिग्नल की. हम करंट से पढ़ रहे हैं तो पहले करंट को पढ़ेंगे. आप होमवर्क में वोल्टेज का कर लेना, एक ही बात है, जहां जहां आई है वहां वहां भी. एवरेज वैल्यू ऑफ आई एट टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
इसकी एवरेज वैल्यू। हमने कहा तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो अगला सवाल आता है सर कौन से एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो? अच्छा उस दिन जो यहाँ से वहां गए थे, कहाँ, यहाँ से वहां। सो यू हैव टू डिफाइन द इंटरवल, दैट डिस्प्लेसमेंट इंटरवल या दैट डिस्टेंस इंटरवल जिसके बीच में तुम्हें एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू स्पेसिफाई होती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। एक टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू क्या है, एक टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल सिलेक्ट करो। हम कैसे टाइम इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हैं? मान लो सबसे पहले हमने फुल साइकिल ले लिया। फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक फुल साइकिल ले लिया। अब फुल साइकिल में हमें कोई कहता है एवरेज वैल्यू कितना है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यहां जितना पॉजिटिव गया यहां उतना ही नेगेटिव गया। अगर हम यहां से देखें, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, फिर घटता पॉजिटिव, घटता पॉजिटिव, घटता पॉजिटिव, जीरो, फिर यहाँ बढ़ता नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, फिर घटता नेगेटिव, जीरो। सो इफ यू ऑब्जर्व फॉर एवरी पॉजिटिव value of current here you have got a negative value of current here, and in that way over one cycle my average current should be zero. अगर हमारे पास कोई sinusoidal, now remember children mug up the definition, they think average value of current is 2 I naught by pi। ऐसा नहीं होता है। टू सर तो इसका मतलब 2 I naught by pi एक्सप्रेशन गलत है। मैंने कब कहा गलत है? गलत नहीं है। सबसे पहले ये सोचिए कि आपका पेरेंट फंक्शन क्या है। 2 I naught by pi तब होता है जब आपका पेरेंट फंक्शन साइनोसॉइडल होता है, जो कि हमारे केस में है। लेकिन आपको अगर कोई बोल दे कि हमारा करंट वेरी करता है I at t equal to 3t square, say for example, or 2t square, let's say I have a current which varies as 2t square। अब इसमें आपको कोई एवरेज करंट पूछेगा और आप किताब से उठा के 2 I naught by pi लिख दोगे तो आपको मिलेगा मोतीचूर के लड्डू, वो भी बड़े बड़े। सो प्लीज अंडरस्टैंड एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन व्हाट इज द पेरेंट फंक्शन। तो हमारे इस पेरेंट फंक्शन में एक पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि हर पॉजिटिव के लिए उतना ही अमाउंट का नेगेटिव है। आप देख लो, ये मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, घटता पॉजिटिव, घटता नेगेटिव, हर जगह जाके ये जीरो हो जाएगा। तो फुल साइकिल में जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू विच इज नोन एज आई एवरेज, ये जीरो हो जाती है। कब? अगर आपकी पेरेंट फंक्शन ऑफ करंट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लोग इसे जीरो कहते वक्त ये और बात नहीं करते हैं कि दिस इज बिकॉज इन माई सिलेबस इन सीबीएसई क्लास 12 the type of signal that I'm going to study is always going to be I naught sin omega t. That's why it gets as a common convention, sir, average value over a complete cycle is always zero. Yes, it's over a complete cycle zero when I at t is equal to I naught sin omega t at that time. You remember I had shown you one example, 2 ampere, 2 ampere, minus 2 ampere, plus 2 ampere, minus 2 ampere. वहां पे जीरो नहीं होगा, वहां पे 2 ampere ही होगा, क्योंकि हर वक्त 2 ampere बह रहा है, whether it is positive or it is negative. But in this case it becomes zero. सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे? जीरो से लेके पाई तक कैलकुलेट करेंगे, राइट, फॉर हाफ साइकिल, फॉर 0 to पाई। और 0 से 2 पाई तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो हमें जीरो आता है। हम हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ओके, इतना समझ में आया? मतलब हम सिर्फ इतने का कैलकुलेट करेंगे, इतने का एवरेज कितना है। वी आर गोइंग टू आवर स्टडी विल बी नाउ लिमिटेड टू ओनली हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक हमारी हाफ साइकिल है, ठीक है। यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा फिर से जाएंगे, विल रिविजिट कैलकुलस एंड वी से दैट इफ यू हैव अ पीरियोडिक फंक्शन, अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ टी, राइट, एंड यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एवरेज वैल्यू, एंड से वो एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर द इंटरवल 0 to t, 0 से t तक, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? वी से दैट द एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय इंटीग्रल 0 to t f of t dt divided by इंटीग्रल dt 0 to t। ये बेसिक है, यहां से आता है एवरेज वैल्यू। कोई हाईफाई चीज नहीं लिखा। आप ये सोचो
What does the integration of a function tell you? Sir, the integration of a function tells me the area under the function. So इसको displacement की भाषा में समझ लो, total displacement given by total time, that is average. कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, अगर आप एसी पावर की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक पावर है, तो आपका एवरेज वैल्यू, एनी पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस में भी एप्लीकेबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो. इफ अ पीरियोडिक फंक्शन you want to find out the average value, you first ask yourself, for what do you want to calculate the average value? Sir, I want to calculate the average value for 0 to 2 pi. I want you to do it in your own homework. 0 to 2 pi करके देखो इस फंक्शन को. I will show you for 0 to pi. You do for 0 to 2 pi and you should get 0. आपको 0 आएगा ही आएगा. So we will do for 0 to pi now. That is for the current. You try to do 0 to 2 pi for the current. You also try to do 0 to pi for the voltage. Okay. So now we will show our calculation of average value. ये जो हमें expression आता है 2 I naught by omega, उसको जो बच्चे रट लेते हैं कि I average is equal to 2 I naught by omega, we'll see how you actually get 2 I naught by omega based on this particular thing. So understood? तो अभी तक बात कहाँ तक हुई? That whenever you take an AC emitter, it is going to measure and give you some constant reading. Now that constant reading is basically the RMS value, the root mean square value of this time varying signal. In order to understand root mean square value, we first need to understand what is the average value. And how to calculate the average value? Well, we can calculate it for a time interval. The time interval can be full cycle or half cycle. If you are calculating for full cycle, you will get a 0. Can be seen graphically. We can also do it analytically also. I'll show that. And for half cycle, we will be getting an expression which children actually memorize as 2 I naught by pi. But 2 I naught by pi is only when this is your parent function. And the way we find out our periodic functions, average is given by integral of f of t dt divided by 0 to t dt. Okay? So let me rub this and let's start calculating the average value. Okay. So let's go and calculate the average value now. So we are calculating the average value of function 0 to t pi dt for half cycle. Now, before that, we'll go to omega. Omega was given by 2 pi f. 2 pi f for what? For a full cycle. A full cycle is from 0 to 2 pi. Now we are doing for half cycle. So omega for the half cycle will be given by, instead of 2 pi, I will take this as pi, because we are considering half cycle. So pi into f, which can also be written as pi into 1 upon t, t being the time period, okay? And then the value of t becomes equal to pi by omega. ये पहले आप समझिए. Omega, you are conversant with omega is equal to 2 pi f. This is for full cycle. Now you are considering for half cycle. Half cycle के लिए pi f हो जाएगा, pi this. So this is what we will use, okay? So we want to calculate the value of I average. So as I told you that the average value of any function is given by integral of 0 to t f of t dt divided by 0 to t dt. ठीक है, इसको करते हैं. आइए I average को निकालने के लिए, so I'll say 0 to t I naught sin omega t dt divided by 0 to t dt, right? Same, my function, my f of t is now I naught sin omega t. This is the I average. Okay, take the next step of it. I naught is constant, so take I naught outside and make it 0 to t sin omega t dt, pure integration. And out here we can integrate dt straight away. Integrating dt, okay, let's leave it like this, 0 to t dt, right? Now let's change our upper limit and lower limit, right? So t equal to 0, we now change it as from 0 to t. What is the value of t? Pi by omega. Pi by omega sin omega t dt divided by 0 to pi by omega dt. ठीक है? The denominator becomes very simple. Integration of dt will give you what? Integration of dt will give me t. Integration of dt gives me t,
and instead of t I take it from 0 to pi by omega and sin omega t, तो कर लो बेटा, d dx of cos x negative sin x, that means integral sin x dx is equal to negative of cos x plus c. indefinite में हम लोग definite कर रहे हैं, so this thing becomes, okay I forgot the I naught, so let me write the I naught. so ये बन गया I naught और यहाँ पे बन जाएगा negative cos omega t, okay, from 0 to pi by omega, and since you have omega here, यहाँ नीचे omega आ जाएगा, right? तो constant comes out. इसको आगे ले चलते हैं. So this is I naught by omega, okay? पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. डिनोमिनेटर इज नाउ इक्वल टू पाई बाई ओमेगा माइनस 0 आफ्टर वी हैव टेकन द लिमिट्स, एंड दिस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव को नेगेटिव रखिए, ओके, लेट्स कीप द नेगेटिव. cos omega t, so this becomes cos omega, instead of t I write pi by omega minus, all these becomes cos 0. Hope you are understanding, right? So let's go forward. It becomes I naught by omega. Now this becomes divided by pi by omega. Divided, I naught by omega is divided by pi by omega. So into omega by pi. ये बन गया omega by pi. And no need to put this anymore. We'll just adjust this. ये क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा कट हो जाएगा cos pi. So I have got cos pi minus cos 0. ठीक है, ये हो गया. यहाँ से ओमेगा और ओमेगा कट हो गया. So what do I get? I get I average is equal to I naught by pi. Now look at this. Cos of omega, cos of pi is negative 1. So negative, there is a negative 1 minus sin 0 0 cos 0 1 1. ठीक है, तो ये कितना हो गया? और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, -1 -2 होता है, -2 into 2 is 2. 2 I naught by omega आ गया हमारा. So average value for I at t equal to I naught sin omega t. इसके ऊपर हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं. I average, और ये हमेशा आप कर रहे हो हाफ साइकिल के लिए, याद रखना फुल साइकिल में 0 होता है. So this is given by 2 I naught by omega. Now when you go for competitive or any examination, वहां जाके सीधा I naught by omega मत बिठा देना, पहले देखना फंक्शन क्या है. अगर आपकी फंक्शन इज नॉट अ साइनसॉइडल फंक्शन, तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, तब आपको फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको कहा, if I is equal to 2t square, then you will do integral 2t square divided by dt. फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. So what you can try in your homework, okay, as a homework what you can try, for a homework you try to do full cycle average current. कोशिश करो, हाथ से करोगे तो समझ में आएगा. फुल साइकिल एवरेज करंट, तो फुल साइकिल के लिए हम कैसा हो जाएगा? आई एवरेज फॉर द फुल साइकिल. आई एवरेज फॉर द फुल साइकिल हमारा होगा 0 to t, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to t dt. लेकिन फर्क है, यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 pi f, विच इज इक्वल टू 2 pi by t. सो t की वैल्यू हो जाएगी 2 pi by ओमेगा. ठीक है ना? इसका मतलब आप जब आई एवरेज निकालोगे किसके लिए? फुल साइकिल के लिए आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी 0 to 2 pi by ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय 0 to 2 pi by ओमेगा cos dt. और इसको सॉल्व करने से आपको 0 आना चाहिए. ये आप खुद करके देखो.
सो इन दैट सेम वे हमें क्या क्या मिल गया, हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल गया, तो एवरेज वैल्यू करंट का मिल गया, तो आई थिंक इसको मिटा सकते हैं यहाँ पे। और एक एवरेज वैल्यू देख लेते हैं, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या होगा बेटा, V एट टी इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इस वक्त वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो वी विल से VAV is equal to 2V naught by omega, same thing, right? So time now for us to understand what is definition wise, ये हमें क्या देता है, एक constant value। तो इसको ऐसे interpret करते हैं, what do you understand by the average value of current? The average value of current, अब ये क्या हो गया, एक particular value आ गया ना, हमें एक particular value आ गया, it's a steady current। So the average value of current को हम ऐसे define करते हैं, the average value of current is defined as the value of that steady current which will flow, which will make the same quantity of the charge flow in a circuit in the time interval as the alternating current would make the quantity of charge flow in the same time interval। कंफ्यूज हो रहे हो, सुन लो। इस टाइम इंटरवल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट एक सर्किट में जितने चार्जेस को फ्लो कराएगा, उसी टाइम इंटरवल में ये स्टेडी करंट उतना ही चार्जेस को फ्लो कराएगा। सो लेट मी रीसेट, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट is the value of that steady current which in the same given interval would make the same quantity of charge flow in the circuit as the alternating current would flow for the same time interval। And same is for the alternating EMF also, average value, the average value of an alternating EMF is the value of that steady EMF which would make the same amount of charges flow in a circuit as the alternating EMF would have flown for the same time interval। इस टाइम इंटरवल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट जितने चार्जेस को फ्लो कराएगा, उतना ही चार्जेस ये पर्टिकुलर स्टेडी करंट फ्लो कराएगा इसी टाइम इंटरवल पे। मतलब आप एसी को एक रिप्रेजेंटेटिव डीसी सिग्नल से देख रहे हो। ये एसी हो गया है, इसका एवरेज बताना बड़ा मुश्किल है। इसके एवरेज को बताने के लिए हमने क्या कर लिया, एक स्टेडी करंट को कैलकुलेट करके निकाला, और ये स्टेडी करंट उतना है। सो वी से आलू का दाम क्या है, आई से 35 रुपीज। इट इज माई कमेंटेड वैल्यू इज दैट स्टेडी वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द सेम अमाउंट ऑफ प्राइस दैट यू वुड हैव टू पे in the same time interval over the last 3 days as you would have calculated by the fluctuating price of aloo which was prevailing। I mean, try to say it in an easy manner। ठीक है बच्चा, तो हम लोग आगे बात करेंगे इसके बाद RMS वैल्यू। और याद रखिए, जितने वैल्यूज आपके मेजरिंग डिवाइसेस मेजर करती है या स्टैम्प रहता है या किसी भी डिवाइस के पीछे छपा हुआ रहता है, सब कुछ RMS है। हमें RMS समझना है। हमने आज क्या सीखा, एवरेज वैल्यू, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज गिवन बाय 2I नॉट बाय, ओह सॉरी, व्हाई डिड आई राइट 2I नॉट बाय ओमेगा, आई एम सो सॉरी बच्चा। ओके, दिस इज 2I नॉट बाय पाई, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, 2I नॉट बाय पाई। ओके, यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा, अपॉलॉजीज फॉर दैट। हर टाइम सब कुछ लिखते लिखते फ्लो में खो जाते हैं। So it is 2I नॉट by pi, 2I नॉट by pi। ठीक है, आगे बढ़ेंगे RMS वैल्यू को। तो ये आपको दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू शुड नो फॉर योर CBSE एग्जाम्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर फंक्शन को चेंज कर दिया, जो कि चेंज करते नहीं है, अगर कर दिया तो फिर ये अप्लाई कर लेना और उसका एवरेज वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेना, कौन सी नई बात है। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दैट पाई एंड ओमेगा बेटा, because that happened as a fluke, so it's always 2I naught by pi, right? And then we'll calculate RMS value after this session। all right, so far we have done, हमने क्या क्या कर लिया, we have done about understood what is alternating current, we have understood the comparison with direct current, then we understood how does the waveform of an alternating current looks like, what is the peak value of an alternating current, and then we also found an expression for the average value, and we said what is average value of current, we said average value of current now can be compared to the value of that steady current which will actually transmit the same amount of charge that the alternating current would transmit for the same
time period. And when we calculate average value, our time period we have taken is half cycle. We have taken it for half cycle because in full cycle the average value is always 0. तो हमने half cycle के लिए consider किया था. तो थोड़ा सा recap कर लेते हैं. What all we have studied? We studied that and the parent function of an alternating current I at t, which is known as the instantaneous current. इसको हम ये भी कहते हैं instantaneous current. मतलब at a particular time, what is the current? It is known as instantaneous current, and this is given by I0 sin omega t, where I0 is known as the peak value. ये सब हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. Okay, this is known as the peak value. Now, then comes that how do you measure this? Now, there are two types of formats of measuring this current. One is we measure it by the average value, I average, and we just calculated I average is equal to 2 I naught by pi, right? The next thing which we will concentrate on this class would be how to measure the I RMS value, the root mean square value. इसको हम देखेंगे अभी I RMS. पहले जानते हैं ये चीज होता क्या है, right? तो जैसे आपके घर में एक प्लग पॉइंट है और इस पे आप वोल्टमीटर लगाओगे. व्हाट वोल्टमीटर? ये पूरा AC वोल्टमीटर, वो रीड करेगा something around 240 volts. So the question is again, सर एक साइन्यूसॉइडल सिग्नल का एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलता है? तो हमने कहा कि हमने इसमें वोल्टमीटर लगाया, किसी ने कहा हमने मल्टीमीटर लगाया. So all the measuring devices are measuring one representative value. ऐसा एक वैल्यू मेजर करके आपको दे रहा है जो आपको it's trying to give you, is it the average value? No, it's not the average value. It is trying to give you a representative value. So it is known as the root mean square value. इसको हम RMS value बोलते हैं. This is not the peak value. Okay. So let me first draw the sine wave once again. यहाँ पे sine wave को रख लेते हैं क्योंकि ये हमें बार बार जरूरत पड़ेगा. ठीक है? Let's construct the sine wave. Sine wave would be something like not this, right? And we'll be having a pi over 2, a pi, a 3 pi over 2 and a 2 pi. ठीक है? और इसके बीच में let's put our wave. So our wave is this is our sine wave, right? और ये हमारी है negative I naught. This is our I naught. This is our amplitude, negative I naught and I naught. अब and if you want to consider it with a voltage, तो ये आपका है negative V naught and this is your positive V naught. Or V at any time t is given by V naught sin omega t and I at any time t is given by I naught sin omega t. Now the question is कि सर ऐसे फ्लक्चुएटिंग सिग्नल का आप एक वैल्यू कैसे बोल सकते हो? वी नीड दिस फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस. और से यू से वी हैव एयर कंडीशनर सर, और वो एयर कंडीशनर 10 एम्पियर करंट खींच रहा है. कैसे 10 एम्पियर खींचेगा? करंट भी तो साइनसॉइडल है. तो ऑल दीज मेजरिंग डिवाइसेस, जस्ट रिमेंबर, ऑल measurement devices will always give you what is known as the RMS value. And this will be very, very important for your problem solving. जैसे कहेगा supply voltage of 240 volts. So what is that volt? That volt is RMS value. That is not the peak value. That is not the average value. मान लीजिए आप अपने टेलीविजन के पीछे देख रहे हैं and the television is written that input लिखा है टेलीविजन में 240 ऐसे लिखा है. That means you are supposed to give 240 VSA. That means you are supposed to give 240 volts of AC, alternating cycle, and this 240 is the RMS value. ये RMS value. अभी हम वही RMS को कैलकुलेट करने वाले हैं. So let's go deep into it. RMS का मतलब होता है root, mean और square. Now this is one way of again getting a better average. Root mean square मतलब कोई भी जो फंक्शन. Now look at this. यहाँ पे पॉजिटिव वेरिएशन है, यहाँ पे नेगेटिव वेरिएशन है. So class 11 में if you have done standard deviations and all, you'll see we take the square because otherwise this will cancel out this. Now take the square of each
do their average and then to nullify the square you do the root. ठीक है, तो इसमें हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट IRMS. This is what we are going to find out now. Now how to find out IRMS? The first thing we will do is the parent function, that is I at t is equal to I square, sorry, I at t is given by I naught sine omega t, right? I at t is given by I naught sine omega t. हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इस पेरेंट फंक्शन को स्क्वायर कर देने का. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज I square at t, which will be equal to I naught square sine square omega t. This is our first step, step number 1. After that we'll do step number B, is that we will try to find what is the average of this. Now for average, what will you do? You will again use that same thing, that is integral 0 to some time interval t, and you will do I square t dt divided by 0 to t dt. ये करना है. And then our third step will be square root. Square root यानी कि हमें क्या करना है, ये एवरेज वैल्यू जो भी निकला इसका रूट करना है. तब जाके हमें क्या मिलने वाला है, तब जाके हमें मिलेगा IRMS. राइट? आर वी रेडी फॉर इट? ओके, देखने में टफ लग रहा है, ऐसा कुछ टफ है नहीं. सो कैन यू जस्ट note this down till I just fill up some ink on this pen. So RMS value is actually very, very essential. All the things in daily life that we do, everything measurement, हम सब RMS से ही करते हैं. और धीरे धीरे लोग तो भूल ही गए हैं कि what is peak value, है ना. लोगों को लगता है peak value नाम का कुछ है ही नहीं, because people are all कंफर्टेबल डूइंग विद RMS. कोई भी वैल्यू स्विच बोर्ड में RMS लिखा हुआ है, सप्लाई पे RMS लिखा हुआ है, अप्लायंस पे RMS लिखा हुआ है, तो इसीलिए RMS जानना जरूरी है. तो लेट मी जस्ट राइट IRMS once again in a detailed manner for you. My IRMS will be equal to integral 0 to t, okay, then this will be I naught square sine square omega t dt divided by 0 to t dt, and the whole thing will be under a square root. Right? This is IRMS. Whole thing will be under a square root. Now before we solve this, we should understand one more thing. Just like I average is always calculated for half cycle, ये हम half cycle के लिए करते हैं, whereas जब IRMS की बात आएगी ये हम full cycle के लिए देखेंगे. ये हाफ साइकिल क्यों करते थे? क्योंकि हाफ साइकिल नहीं करने से फुल साइकिल वी गेट अ 0. सो फुल साइकिल मींस ओमेगा. नाउ ओमेगा is to be interpreted in two ways. It is either the angular frequency of this signal, or it can also be understood as the angular velocity of the rotating coil. जो coil मतलब AC generator के अंदर जो coil rotate कर रहा है उसकी angular velocity. So some places you will see omega is written in radians per second. Radians per second means angular velocity. Angular velocity of the coil. लिख सकते हैं यहाँ पे omega को कह सकते हैं this is angular velocity of coil, and also it is same as angular frequency of the alternating signal. इसकी alternating signal तो इसकी वैल्यू हो गई है 2 pi f, यानी कि 2 pi f which is means 2 pi by the time period t. So here t की वैल्यू है 2 pi by omega, and if you remember in this expression we had taken the value of t as pi by omega. That's the only difference. ये हमें याद रखना है, ठीक है. अच्छा, ये problem how to solve this integral. Now in order to solve this integral we'll solve it by step. Step 1 we will just take the numerator. Okay, सब कुछ भूल जाओ बेटा, just numerator को लेंगे. Numerator we'll just solve the integral of numerator. So let's solve the integral of numerator. So this is integral of I naught square sine square omega t dt. We are trying to solve this integral. Okay, let's see what is the value of this particular integral. Now what we can do, we can take I naught square outside, keep the integral, and then it's very simple integral of sine square omega t dt. Now again we need some trigonometry out here. So इसमें क्या होता है, sine square
theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. I hope you remember this. This comes from this expression cos 2 theta. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. ठीक है ना? अब 2 cos square theta के पास लगाओ 1 minus sin square theta. ठीक है ना? माइनस 1 कितना हो गया? 2 minus 2 sin square theta minus 1. 2 minus 1 है 1. 1 minus 2 sin square theta. अब sin square theta को इधर ले आओ तो it becomes 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. और यहाँ से मिलता है sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है? सो आई कैन राइट दिस एज आई नॉट स्क्वायर. ठीक है? अब यहाँ पे इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 dt. देखो तो बच्चा. ठीक है? लेट्स ब्रेक इट फॉरवर्ड. आई नॉट का आई नॉट स्क्वायर ले लो. अब इंटीग्रल्स निकालो. इंटीग्रल dt माइनस एंड लेट्स टेक दिस 2 ऑल्सो आउटसाइड. इसको भी बाहर ले लेते हैं. एंड देन दिस बिकम्स इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt. राइट? फाइन. Time now for us to plug our limits. So our limits were 0 to t. So I said this was 0 to t and I am converting it to 0 to 2 pi by omega. Sir, how did you do this? Because of this, t is equal to 2 pi by omega. So now this is 0 to 2 pi by omega. Step में करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 2 pi by omega 0 to 2 pi by omega. ठीक है? सो लेट्स नाउ पुट आवर वैल्यूज. हमारे वैल्यूज को डालना शुरू कर देते हैं. वैल्यूज डालेंगे तो ये कितना हो गया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2. इट रिमेन्स लाइक दैट. द फर्स्ट थिंग इज dt. dt मतलब dt का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? dt का इंटीग्रल होता है t फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा. और माइनस cos 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा. और ये भी हो गया हमारा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है? cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल sin 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा नीचे आ गया. अब इसको आगे देखते हैं. तो ये हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर बाई 2. सो दिस बिकम्स 2 ओमेगा माइनस 0. तो ये तो हमारा हो गया 2 ओमेगा बाई 2 पाई बाई ओमेगा. Okay, so this becomes 2 pi by omega minus 0. तो उसमें नहीं रहता है. And let's take the minus. Let's see what is happening here. Here it is sine of. Okay, sine of, and let's take that 1 by 2 omega outside. So it's 1 by 2 omega outside. So this becomes sine 2 omega. Sine of. Sorry, children. Sine of 2 omega into 2 pi by omega minus sine of everything into 0. Sine of 2 omega into 0. ठीक है? Now omega cancels omega. So what do we get? We get I naught square by 2. Out here we have. Now look at this part. इस चीज को अच्छे से देखो तो. इस चीज को देखते हैं. This is 2 omega cancels omega. Sine 4 pi. Sine 4 pi is always 0. Look, a sine function at every pi's will be 0. So this item, this whole item is basically a 0. And this is sine 0. Sine 0 is always a 0. यानी कि this entire item is basically a 0. Okay? This entire item is 0. So you are left with I naught square by 2 into 2 pi by omega. So you cancel 2 and 2. You get pi I naught square divided by omega. That is the numerator. So we got the numerator. ठीक है? Step 1, did you understand? What did we do in step 1, bacha? In step 1, we just calculated this value. We just calculated this value and we got this value as pi I naught square by omega. This is the value that we got.
Okay. Step number 2, we'll calculate the denominator. Step 2, we'll calculate 0 to t denominator, which is pretty easy. Chalo, so that is 0 to t dt, which is equal to 0 to 2 pi by omega dt, which gives me t 0 to 2 pi by omega, which is equal to 2 pi by omega. ये तो आ गया. सो स्टेप नंबर 2 भी हमारा कैलकुलेट हो गया, एंड स्टेप नंबर 2 में ये वैल्यू हमें कितना मिला, दिस इज 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, कॉपी दिस डाउन. इतना तक आप कॉपी कर लीजिए पहले. वंस यू कॉपी दिस डाउन, देन वी विल डू IRMS वैल्यू. राइट, क्लियर? सो आई विल रब दिस पोर्शन ऑफ नाउ. स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया हमारा, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं. ओके, चलो. नाउ वी प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3. स्टेप 3 will be the square root of integral 0 to t numerator divided by integral 0 to t of denominator. ठीक है ना, इसको करते हैं. तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, सो वी गेट IRMS नाउ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई I0 स्क्वायर बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, मीन्स ओमेगा बाय 2 पाई. ठीक है, सो pi cancels out pi, omega cancels out omega, you get it as root under I0 square divided by 2, which is equal to I0 by root 2. Therefore, we get our expression of IRMS. IRMS is I0 by root 2. This is the expression that we were looking for. And in similar terms, we will also get an expression for VRMS, and VRMS will be equal to V0 by root 2. Okay, so we can write here IRMS is now equal to I0 by root 2. ये समझ में आया बच्चा? तो आपको जो मशीन्स हमारे पास आते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस लाइक वोल्टमीटर, और यू गेट डिवाइसेस लाइक एमीटर, these are calibrated in such a way, manufactured in such a way कि आपको हमेशा इसकी वैल्यू पीक वैल्यू नहीं, वो आपको RMS वैल्यू देगा, which is I0 by root 2. ठीक है, understood? So let's now quickly do some calculations and see what value is equal to how much. Just a plain calculation. Okay, let's try and calculate what is the value of this numerical value. Let's see the numerical value. So we are trying to do 2 divided by 3.14 roughly, right? So this is 0.637. This is equal to 0.637 times of I0. और ये कितना आता है देखते हैं. This is equal to 1 divided by root 2 is 1.414. So that gives me a value of 0.707. 0.707 of I0. Now we are in a position to actually see on the graph कौन सा चीज हमें क्या बता रहा है, right? So let's quickly see what is the what do you call root mean square. It's 0.7 of I0. तो ये 0.5 हो रहा है, 0.7 थोड़ा ऊपर होगा. ओके, सो लेट्स से राइट, सो ये जो वैल्यू है ना, दिस इज 0.707 ऑफ I0. दिस इज योर IRMS. तो IRMS कहाँ है? IRMS पीक वैल्यू से कम है, पीक वैल्यू से कम है. एंड देन लेट्स फाइंड आउट वेयर शुड आवर average value be. Average value is at 0.637. 0.637 यानी कि थोड़ा सा और नीचे रहेगा. ओके, राइट. सो दिस इज योर I average.
which is equal to 0.637 times of I naught. So जो मजेदार चीज अभी हम देखने वाले हैं, हम कहते हैं ना घर में 240 वोल्ट आ रहा है. So I'm just writing it in this portion. 240 वोल्ट जो है that is IRMS, यानी कि आपका पीक वोल्टेज कितना है? आपका पीक वोल्टेज हो जाएगा √2 times of IRMS, which is equal to 240 into 1.414. Actually peak voltage इससे भी ज़्यादा आ रहा है. So 240 multiplied by 1.414, right? Sorry. So 240 multiplied by 1.414, ये आपको almost close to 339.36 volt. इतना वोल्टेज आ रहा है. हम लोग जो देख रहे हैं ना, and the 339 is this one, that is the peak one. This is the peak one. So if this is 240 volts in your house, in a voltage scale, then this is 339.36. Hope you are understanding. This will be very essential for you when you do problems. आपको जब problems करने देंगे, then they will ask you all questions as iron is connected to a 220 volt supply, RMS value. Connected. Any measured value is RMS. Calculate the peak value of the current or calculate the peak value of the voltage. Have we understood this part, children? Okay. This is what we had to cover, and this will actually now make us ready. I'm just removing this trigonometric formula. So now that we have understood what is IRMS, so we need to also understand IRMS from the perspective of definition. Okay. So उस definition को लिखने के लिए कहाँ पे लिखा जाए? Okay. Let me do one thing. Let me rub up this part. Okay. How we calculated. इसको rub कर लेते हैं और कुछ easy चीज दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. Let's say we go to class 10 और हम एक सर्किट में एक रेजिस्टर को लगा देते हैं. सर ये एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक करंट दौड़ रही है. ठीक है. और so we see heat developed in this resistor. आपको याद है I square RT हम लिखते थे टाइम के लिए, I square RT. अब IRMS का मीनिंग क्या होता है? Like you know, in I average में हमने डिफाइन किया था, it is that steady current which transmits the same amount of charge. तो ये हम कितने देर तक चला रहे हैं इस करंट को? 0 से t इंटरवल तक चला रहे हैं. 0 से t इंटरवल. In the same manner, अब हम क्या करेंगे? एक और सर्किट सोचते हैं, right? And let's say this circuit is a alternating circuit. अब इसमें हम डायरेक्शन नहीं देंगे. हमने यहाँ पे क्या दिया? सेम रेजिस्टर रखा. ठीक है. और यहाँ पे एक साइनसॉइडल करंट छोड़ रहे हैं, I at t is equal to I0 sin ओमेगा t, और इसे भी हम 0 to t कर रहे हैं, right? Now I am replacing this current with IRMS, because IRMS is a steady current, तो इसको भी मैंने H equal to IRMS. Now it becomes ready for us to define. देखो बड़ा easy है. RMS value of the current is that steady current which when flowing in a circuit containing a resistor will dissipate the same amount of heat as the same resistor would experience the amount of heat when a sinusoidal current of I naught sin omega t would have flown in it for 0 to t seconds. ठीक है. 0 to not seconds interval, same time interval में एक alternating current किसी एक रेजिस्टर को जितना गर्म करेगा, IRMS वैसा ही एक स्टेडी करंट है. ये ऑल्टरनेटिंग है, ये स्टेडी है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. IRMS यहीं से पैदा हुआ है. ओके, इट हैज बीन बोर्न फ्रॉम हियर ओनली, बट इट कैन बी कंपेयर्ड लाइक अ स्टेडी करंट. एक डीसी सर्किट की तरह कंपेयर कर सकते. स्टेडी करंट which will heat up the resistor by the same amount as this AC. मतलब एक AC सर्किट में रेजिस्टर लगा दो 0 से t इंटरवल तक, वो जितना गर्म होगा वो हीट और ये हीट बराबर है. That is how we define IRMS. ठीक है. और VRMS में भी हम वही कह सकते हैं that if this is VRMS,
then Vrms is the voltage which applied across a resistor for a time interval 0 to t would dissipate the same amount of heat as would be dissipated by an alternating voltage Vt is equal to V0 sine omega t when it is connected across the resistor for 0 to t interval, same interval. And you know Ohm's law हमें क्या कहता था? V by I equal to R. So here we will add Vrms by RRMS is equal to R. So if you want to find out what is IRMS, this is equal to Vrms by R. So in fact, the same expression in terms of voltage, we can write it in terms of voltage like this also. How we can write? The heat dissipated is equal to I square, IRMS square means Vrms square divided by R square into R into T, which equals to V square RMS into T divided by R. This is the definition. वहां पे हम कहते थे amount of charge that flows, यहाँ हम कहते हैं amount of heat that is dissipated. Now, what is the next course of action for our chapter? Now, since we have understood alternating current, alternating voltage, we found that their waveforms are in sinusoidal manner. We found out what is I average. We found out what is I RMS. We found out what is V average, V RMS. Time is now for us to go to the next stage. The next stage we will see that when we had a DC circuit, okay, when you had a DC circuit, you had 3 players with you. In grade 10 and all, there were 3 players, Amar, Akbar, Antony. One used to be known as voltage, one used to be known as current, and then there was one more fellow which was known as resistance. And your life was very simple with one Ohm's law, which was V by I equal to R, means if you vary R, you can take control of V and I. Now the problem is we will be migrating to an AC circuit. So AC circuit में क्या हो जाएगा बेटा? You will have these 3 plus you will have one more player which is known as capacitor, and you will have one more player which is known as an inductor. This is C and this is L. All these will now come into play. The capacitor will also behave as a resistor and give a resistance which will be XC, known as capacitive reactance. Inductor will give a resistance which will be known as inductive resistance, which is, or inductive reactance, which is known as XL. And along with this, you will have time varying voltage and current. So you have a time varying voltage and current. So we have to, in an AC circuit, when we talk about AC circuit, we have to deal right with this fellow till this fellow. So how we will deal them? We will design an AC circuit with only resistance, then with only capacitor, then with only inductor, then an AC circuit with all 3 together called an LCR circuit. LCR, okay, this is your R, LCR circuit. And then we'll see what is the combined resistance. A lot of geometry problems will come, triangle वगैरह लेके काफी interesting होता है. We call them as impedance triangle, and that will help us to find out. That would be the concluding part of the chapter, when at last we'll also study about an AC generator and transformer. So our next topic of discussion will be the AC circuits, and in order to study AC circuit, before that यहाँ पे एक 3.5 डाल देता हूँ टॉपिक नंबर. हम एक चीज और देखेंगे which is known as phasor. Phasor means phasor diagram. If you understand phasor diagram, life is very easy in this chapter, and which is quite an easy stuff, right? So this is all about how to calculate RMS value, understand what is RMS value, and then proceed for the next part where we will be going for AC circuits. Right then, catch you again in the next class, in which we'll take up phasor diagram. Happy studying and enjoy. Right? Bye-bye.